हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रही थी, दैट इज ऑस्मोसिस। असल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस को समझे बिना ऑस्मोटिक प्रेशर समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ऑस्मोसिस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑस्मोसिस जो है इसमें हमारे पास it is a osmosis is a process. Osmosis is a process, एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड फेज जो है, लिक्विड फेज passes थ्रू अ मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिक्विड फेज जो है वो पास करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसके पोर्स जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को ही अलो करते हैं, सॉल्वेंट के फ्लो को ही अलो करेंगे। मतलब इसका साइज जो है वो इतना छोटा है कि इससे सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है पास ऑन कर सकें थ्रू SPM विद टू स्मॉल pores size, that is solute cannot pass through। solute जो है वो पास ऑन नहीं कर पाएगा इसके थ्रू, सिर्फ सॉल्वेंट जो है वही पास ऑन कर पाएगा। ठीक है जी। अभी हमारे पास लेट्स से डायग्रामेटिकली देख लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेंटर में। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब दोनों डायरेक्शन में हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। इस तरफ मान लेते हैं हमारे पास लेट्स से यहाँ पे प्रेजेंट है सॉल्वेंट, अकेला सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और इस डायरेक्शन में जो है सॉल्यूट अलोंग विद सॉल्वेंट जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे सॉल्यूट भी प्रेजेंट है।
तो बेसिकली इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है प्रेजेंट है सॉल्यूशन। अब इससे देखो होगा क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल जो है दोनों प्रेजेंट है। जो सोल्यूट पार्टिकल है क्योंकि उसका साइज ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो सॉल्यूशन वाली साइड कुछ सरफेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो है वो सोल्यूट भी एक्वायर करेगा, जिसकी वजह से जो नेट फ्लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हमारे पास प्योर लिक्विड का फ्लो है, इट इज लेस एज कंपेयर टू द फ्लो विच इज फ्रॉम सॉल्वेंट साइड, क्योंकि सॉल्वेंट वाली साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पूरी की पूरी जो है अवेलेबल है सॉल्वेंट को पास ऑन होने के लिए, लेकिन सॉल्यूशन वाली तरफ कुछ सरफेस जो है दैट इज एक्वायर्ड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो बेसिकली हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट वाली तरफ जो है उतना इफेक्टिवली या बोल सकते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर से जो है फ्लो नहीं कर पाएगा, तो रिजल्टेंट फ्लो जो है दैट इज ओनली टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन वाली तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो नेचुरल फ्लो है इसके लिए कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी या कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करने पड़ेगा, ये नेचुरल फ्लो है। दिस नेचुरल फ्लो ऑफ solvent particles from low concentration to high concentration, low concentration to high concentration is known as osmosis। इसको क्या बोला गया, ऑस्मोसिस। अब यहां पे हाई कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्यूशन की। लो कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्वेंट की। हालांकि कंसंट्रेशन इसकी जीरो है क्योंकि सॉल्यूट तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। लेकिन कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन जो है लो है और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई। ठीक है जी। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट है उसी को हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस। अब यहां पे जो नेट फ्लो है या नेट मूवमेंट ऑफ solvent particles, net movement of solvent particles from solvent to solution can be stopped। अब क्योंकि नेट फ्लो जो है वो सॉल्यूशन वाली तरफ है, तो अगर सॉल्यूशन वाली तरफ हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन वाली तरफ अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नेट फ्लो है उसको हम रोक सकते हैं। नेट मूवमेंट जो है सॉल्वेंट पार्टिकल का, इट कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड बाय अप्लाइंग pressure on solution side and that pressure is known as, वो जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से नेट मूवमेंट जो है रुक गई है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, पाई से। ठीक है जी। व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब प्रेशर बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर के तो ऑस्मोसिस स्टॉप्स, ऑस्मोसिस जो है रुक जाएगी। लेकिन अगर प्रेशर जो है इट इज ग्रेटर देन पाई, दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस।
रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे पास जो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ना होके सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो सॉल्यूशन से अब सॉल्वेंट की तरफ, नेट फ्लो जो है वो सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा। ठीक है जी। अभी यहां पे देखिए, हमें पता है, हमने बात कर ली कि जो हमारे पास पाई जो है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज equal to CRT. C is concentration, R is gas constant and T is the temperature. अभी concentration जो है C is molarity, C is molarity और concentration। तो concentration किसके बराबर हो गया? C is equal to N2 divided by V। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 is moles of solute। कैपिटल V is the volume of solution, कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। असल में मोलैरिटी का मतलब यही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है जी। अब यहां पे जो N2 है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके बराबर? N2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। वेट ऑफ सॉल्यूट W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो N2 किसके बराबर आ गया? W2 डिवाइडेड बाय M2। पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, N2 की जगह पुट कर दिया W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहेगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू इनटू RT। तो बेसिकली पाई किसके बराबर आ गया? पाई इंटू V इज इक्वल टू W2 RT डिवाइडेड बाय M2। और M2 इज इक्वल टू, M2 becomes equal to W2 RT divided by pi V। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा रिलेशन आपको ध्यान में रखना है ये वाला। अब यहां पे इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं? जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बता रही है हमारे पास कि ऑस्मोटिक प्रेशर is dependent on mass of या amount, basically amount of solute। W2 is the amount of solute। सेकेंड क्वेश्चन क्या बता रही है? सेकेंड क्वेश्चन बता रही है कि वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास, ऑफ सॉल्यूट यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। हालांकि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमने उन सभी के साथ हम जो है मोलर मास जो है सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये मेथड जो है यूज होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहां मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस यूज होता है प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स मोलर मास डिटर्मिनेशन। ठीक है जी। प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स मोलर मास
डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स और हैं, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज एक्सोस्मोसिस। एक्सओस्मोसिस, एक्सओस्मोसिस क्या है? इट इज द आउटवर्ड फ्लो ऑफ water or solvent, outward flow of water or solvent from a cell through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेल जो है उसको हमने हाई कंसंट्रेशन वाले लिक्विड में जो है रख दिया। जो सेल के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में कंसंट्रेशन जो है बाहर वाले सॉल्वेंट में जो है ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करता है। तो सेल के अंदर का सॉल्वेंट जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसको बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है दैट इज सेकेंड वन इज एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस क्या है? इट इज द endosmosis is the inward flow of water or solvent into a cell through semi-permeable membrane is known as endosmosis। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दो रिलेटेड टर्म्स थी। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको हम तीन तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस on the basis of osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस्ड हम जो है सॉल्यूशन को तीन तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक and third one is hypotonic। isotonic, hypertonic and third one is hypotonic। ठीक है जी। आइसोटोनिक क्या है? दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट ए गिवन टेम्परेचर आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक। दैट मीन्स सॉल्यूशंस with same osmotic pressure at गिवन टेम्परेचर हमारे पास दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेम है तो वो आइसोटोनिक हुए। अब क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हमारे पास ऑस्मोसिस होगी नहीं, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो तभी हमारे पास सॉल्वेंट जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन मूव करता है। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हमारे पास नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी, नो ऑस्मोसिस। ठीक है जी। हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक है ऐसा मीडियम जिसकी लो कंसंट्रेशन है। अगर लो कंसंट्रेशन है
लो कंसंट्रेशन है वाटर की, इसका मतलब वहां से लो कंसंट्रेशन, देन लेट्स से कंपेयर टू सेल, द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ लेट्स से वाटर या सॉल्वेंट एज कंपेयर टू सेल। इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है लो कंसंट्रेशन सेल के, तो आउटर सॉल्यूशन जो है इज हाइपरटोनिक, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली ज़्यादा हुई। तो बेसिकली सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू सेल। जिस सेल को हमने सबमर्ज कर रखा है सॉल्यूशन में, उसके कंपैरिजन में हमारे पास सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बेसिकली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे हमारे पास ऑस्मोसिस पॉसिबल है, और अल्टीमेटली जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर का लिक्विड जो है वो सारा बाहर आ जाएगा। जहाँ हायर कंसंट्रेशन उस तरफ जाएगा ना, बेसिकली सेल विल श्रिंक। अगर हमारे पास हाइपोटोनिक है तो सॉल्यूशन इज विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेल जो है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो बाहर से पानी जो है अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू एसपीएम। इसका मतलब सेल जो है, सेल विल स्वेल अप, ठीक है जी, सेल विल स्वेल अप, ठीक, पानी जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है दैट इज हाइपोटोनिक, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है दैट इज हाइपरटोनिक। अगर दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो उनको बोल देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है जी। होपफुली आप इतनी सी बातें जो है यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिनोमिनाज हैं, फिनोमिना on the basis of osmosis, phenomena on the basis of osmosis। सबसे पहले हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा सॉल्टी फूड जो है वो खाते हैं, उनकी बॉडी में कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर या टिश्यू बोल दीजिए, टिश्यू में या सेल में सोल्ट की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाती है। उसकी वजह से उनके सेल जो है काइंड ऑफ दे आर फ्लडेड विद वाटर, और वाटर अंदर जाने की, सेल में वाटर जाने की वजह से उनकी टिश्यू जो है वो स्वेल कर जाते हैं, और इसकी वजह से उनमें काइंड ऑफ बोल सकते हैं ओबेसिटी आ जाती है। और क्योंकि सोल्ट की वजह से है, जनरली ओबेसिटी जो है उसको हम शुगर कंटेंट की कंजम्पशन से जोड़ते हैं, लेकिन सोल्ट की वजह से जो ओबेसिटी आ रही है उसको हम बोलते हैं एडेमा, EDEMA, एडेमा। रीजन आपको बता दिया, मोर कंजम्पशन, ऑफ salty food causes retention of water and swelling of cell tissues, ठीक है जी। और इसकी वजह से हमारे पास एडेमाई कंडीशन जो है डेवलप होती है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास मूवमेंट है वाटर की फ्रॉम सॉइल टू द टॉप ऑफ द ट्री इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम soil to the
top of tree is due to osmosis। ठीक है जी, ऑस्मोसिस की वजह से हमारे पास वाटर जो है फ्लो करता है। ठीक, ठीक है जी। इसके अलावा एक काफी कॉमन यूज है ऑस्मोसिस का, दैट इज एडिंग सॉल्ट इन pickles help their preservation। प्रिजर्वेशन में हेल्पफुल है बाय प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन। क्योंकि जो हमारे पास पिकल है, जैसे अचार है, लेट्स से आम का अचार है जैसे, तो आम के जो पीसीज हैं वो वाटर लूज कर देंगे, क्योंकि बाहर हमने सॉल्ट ऐड कर रखा है। तो वो सॉल्ट क्या करेगा, आम के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकाल लेगा, और पानी को बाहर निकाल लेगा दैट मीन्स उसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया जो है डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्ट है वो प्रिजर्वेशन का काम करता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमने जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात करी, तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है used for desalination of sea water। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हम उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमारे पास जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो मूवमेंट करेगा किसकी तरफ, प्योर सॉल्वेंट की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस तरह से हम एक सॉल्ट वाटर जो है उससे वाटर को अलग कर पाएंगे, प्योर वाटर विदाउट एनी impurities, that is without any minerals or any solute। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है abnormal molar mass। abnormal molar masses। तो बेसिकली हमारे पास जो मोलर मास जो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो उस मोलर मास को बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? मोलर मास that are molar masses that are lower or higher than expected values when calculated using colligative properties is known as abnormal molar masses। abnormal molar masses जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, कि कितने एसोसिएट हुए और कितने डिसोसिएट हुए। तो बेसिकली abnormal molar masses due to association or dissociation of solute particles
एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो हो रही है सॉल्यूट पार्टिकल्स की, उसकी वजह से हमारे पास जो है एबनॉर्मल मोलर मासेस जो है ऑब्जर्व होते हैं। अगर एसोसिएट हो गया तो भी हमारे पास जितने पार्टिकल प्रेजेंट थे, जितने मोल्स हमने डाले थे उससे कम हो गया अगर एसोसिएशन होगी। अगर डिसोसिएशन होगी तो जितने मोल्स हमने डाले थे उससे बढ़ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स पे तो डिपेंड करता है मोलर मास, ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो गए एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से, उसी वजह से जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हमारे पास एसोसिएशन हो जाती है तो हमारे पास बिगर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जैसे मान लो दो पार्टिकल जो है आपस में एसोसिएट कर गए, अगर दो पार्टिकल आपस में एसोसिएट कर गए तो वो आपस में सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर डाइमर बन रहा है, लेट्स से डाइमर मतलब दो आपस में कंबाइन करके, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन में वो कम हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल में जितने इनिशियली डिसॉल्व किए थे उसके कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू जो है कम आएगी। और क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, अभी मैं बता रहा हूं यहां पे कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, सीधा CP लिख रहा हूं, उन सभी में मोलर मास जो था वो इनवर्सली रिलेशन में था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है, इस चीज को ध्यान से देखना, अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है, अगर नंबर ऑफ मोल्स कर गए डिक्रीज, तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएगी उसकी वैल्यू, लेकिन मोलर मास क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कब होंगे, एसोसिएशन पे, एसोसिएशन होगी। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर एसोसिएशन है तो हमारे पास जो मोलर मास है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाते हैं, कैसे इंक्रीज करेंगे, अगर डिसोसिएशन है, अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट कर गया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो इसलिए मोलर मास क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास जो है, मोलर मास सॉरी, वो डिक्रीज करेगा अगर डिसोसिएशन है, मोलर मास इंक्रीज करेगा अगर क्या है, एसोसिएशन। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको बता दिया, बड़े पचड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये सीधी सीधी बातें बता दिया, ठीक है जी। ठीक, ये डायरेक्टली आपको याद रखने की बात है। इसके आगे देखिए, अब यहां पे हमारे पास जो एसोसिएशन है और डिसोसिएशन है उसकी वजह से हमारे पास मोलर मास में कितना चेंज आया, मतलब क्वांटिटेटिवली कितना मास इंक्रीज या डिक्रीज किया, क्वांटिटी उसकी, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग वेंट हॉफ फैक्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर is the quantitative analysis of extent of association or dissociation of solute particles in a solvent। अब यहां पे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का बड़ा कॉमन एग्जांपल है एक एसोसिएशन का, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, दैट इज एसिटिक एसिड। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं अदरवाइज जनरली जिनका मोलर मास जो है कम है, एसिटिक एसिड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, वो एसोसिएट कर जाते हैं, डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से हमारे पास जितने भी डिसोसिएशन वाले हैं, उसका एग्जांपल कौन आ गया, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो डिसोसिएट कर जाते हैं, जैसे NaCl है,
इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी जो टेंडेंसी है कि वो अलग हो जाए, टूट जाए, तो वहां पे हमारे पास जनरली डिसोसिएशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान में रखनी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो फॉर्मूला वाइज क्या रहेगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो काइंड ऑफ एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल बोल सकते हो या हो सकता है लिखा हो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसी को हम एक्सपेक्टेड और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे एक चीज ध्यान दें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इनवर्स रिलेशन में है किसके साथ, मोलर मास के साथ। इसका मतलब अगर इन दोनों की जगह हमने मोलर मास की वैल्यू लिख दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है जी। इसके अलावा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम वेंट फैक्टर को लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड टोटल मोल्स, अब क्योंकि टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये अभी देखा हमने, मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो उसके हिसाब से यहां पे ऑब्जर्व्ड में तो टोटल मोल्स वो आएंगे जो हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद बन रहे होंगे, तो इसलिए टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो तो हमारे पास फॉर्मूला से निकल रही है, इसका मतलब वो टोटल मोल्स जितने हमने ऐड किए असल में, टोटल मोल्स बिफोर अगर हमने ऐड किए वही देखेंगे तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले वाले। तो ये तीन फॉर्मूलाज जो है आपको बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन जो बनता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जांपल लगाऊं बताने, जैसे मान लो KCl है तो कितने आयंस बनाएगा, इट विल मेक 2 आयंस, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2। लेट्स से हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये कितने आयंस बनाएगा, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, आई का वैल्यू आ जाएगा 3। जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन उनको भी हम कंसीडर करें, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है उसको भी अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास एसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा लेस देन 1, दिस इज फॉर एसोसिएशन, और I इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में I इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में I इज लेस देन 1। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनमें क्या वेरिएशन आएगी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिनसे जहां से मोलर मास हम निकाल रहे थे वहां पे वेंट ऑफ फैक्टर जो है उसको जब हम इनकलकेट करते हैं तो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका रिलेशन था P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर I जो है साथ में इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो आ जाएगा, वो रिलेशन था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर I साथ में इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर साथ में इंक्लूड हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर I जो है साथ में इंक्लकेट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो, जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन में
हमारे पास लेट्स से वेंटो फैक्टर इज आई, वेंटो फैक्टर चलो आई कंसीडर कर रहे हैं ऊपर से। अगर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ वेंटो फैक्टर, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अब यहां पे n क्या है, i तो वेंटो फैक्टर है, यहां पे जो स्मॉल n है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइंस जो बने आफ्टर डिसोसिएशन, आइंस आफ्टर डिसोसिएशन। और अगर हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन की, अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन की, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इट इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय 1/n माइनस वन। यहां पे अगेन n जो है दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट particles which associated, ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स जो क्या हो गए एसोसिएट करके, उसको हम डिनोट करते हैं n से। ये दो रिलेशन जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में जो है यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारे पास चैप्टर जो है फिनिश होता है। आपके एंड पे कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर का PDF जो है ये भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।